हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीटीएससी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट साइंस का। ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट साइंस का है आपका, ये प्रैक्टिस सेट 1 है और इस वीडियो में हम 200 प्लस क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 250 प्लस क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यानी कि 200-250 क्वेश्चन आपके इस वीडियो में मैं कवर करूँगा केवल आपका साइंस प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले बार अगर विजिट कर रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को देख करके वीडियो के लास्ट में वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपका डीटीएससी एग्जाम बहुत ही पास है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन जो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, आपका कार्बन पाया जाता है। कार्बन जो है आपका इनमें से सभी पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि प्लास्टिक में भी कार्बन पाया जाता है, पेट्रोल में पाया जाता है और लकड़ी में भी पाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन इसका राइट होगा, यानी कि काजल जो है इसका अपर रूप होगा। ठीक है, काजल जो है कार्बन का अपर रूप होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस कोयले के निम्न में से कोयले के किस रूप में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? सबसे कम है, इसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, जो है पीट, यानी कि पीट जो लोहा है इसका, इसमें प्रतिशत सबसे कम मात्रा में पाई जाती है कार्बन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोयले का शुद्धतम रूप क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जूनियर ग्रुप मिडिल ग्रुप के लिए। ठीक है, कोयले का शुद्धतम रूप क्या है? तो ये जो आपका एंथ्रेसाइट है, आपका एंथ्रासाइट है, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, एंथ्रासाइट जो कोयला आपका शुद्धतम रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्बन का अपर रूप जिसका उपयोग धातु के निष्कर्षण में होता है वह क्या है? तो ये जो आपका कोक, कार्बन का अपर रूप भी है जिसका उपयोग धातु निष्कर्षण के लिए किया जाता है, तो जो कोक है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कास्ट चारकोल के कारण कौन से गुण के कारण या गैस मास्क बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी कि कास्ट जो चारकोल है उसके कौन से गुण के कारण मास्क बनाने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अच्छा अवशोषक होता है। राइट आंसर क्या होगा? अच्छा अवशोषक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड्डियों के भंजक आसन से मिलता है। हड्डियों के भंजक आसन से क्या मिलता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि अस्थि चारकोल प्राप्त होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन छापे खाने की अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन छापे खाने की स्याही बनाने के लिए उपयुक्त होता है? इसमें से आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है शर्करा चारकोल, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा आपका अस्थि चारकोल, चौथा आपका काजल। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, काजल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, छापे खाने की स्याही बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व को गर्म रखने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? यानी कि गर्म करती है कौन सी गैस? ठीक है, तो पहला ऑप्शन O2 है, दूसरा आपका H2 है यानी कि हाइड्रोजन गैस, और तीसरा आपका है CO यानी कार्बामाइड, और चौथा ऑप्शन है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्बनिक यौगिकों के अपूर्ण दहन से बना पदार्थ क्या होता है? अपूर्ण दहन से जो बना पदार्थ होता है वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि जो कार्बामाइड है, ठीक है, CO, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में किसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? आपको कैलोरी मान बताना है कि सबसे अधिक किसका होता है। पहला ऑप्शन है CH4, और CH4 को आप सभी को पता होगा, CH4 किसे कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। ठीक है, मीथेन को कहते हैं। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस को कहते हैं, कोक गैस, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइड्रोजन गैस कैलोरी मान सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में सबसे कम उष्मीयमान प्रदूषणकारी ईंधन कौन सा है? यानी कि सबसे कम उष्मीयमान भी होता है और प्रदूषण ईंधन भी होता है, प्रदूषणकारी ईंधन भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोबर जो है ये इसका सबसे उष्मीयमान सबसे कम भी होता है और प्रदूषणकारी ईंधन भी होता है। राइट आंसर क्या होगा? गोबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका LPG का मुख्य अवयव। देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में भी आया क्वेश्चन है और इस बार भी आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, प्रिपेयर कर लीजिएगा। LPG गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो पहला ऑप्शन है मेथेन, दूसरा प्रोपेन, तीसरा एथेन, चौथा ऑप्शन आपका ब्यूटेन है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गैसीय ईंधन, इसमें से बताना है
गैसीय ईंधन क्या होते हैं? जलने पर बहुत अधिक राख निकलता है। दूसरा है गैसीय ईंधन का कैलोरी मान कम होता है। पाइपों से नहीं गुजारा जा सकता है। किसी भी क्षण जलाया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? गैसीय ईंधन को आप किसी भी क्षण जलाया जा सकता है, यानी कि किसी भी क्षण उसको गैसीय ईंधन को जलाया जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा एथेन, तीसरा प्रोपेन, चौथा ब्यूटेन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये, यानी कि मीथेन आपका सही होगा। और मीथेन का सूत्र आप सभी को पता होगा, CH4 होता है। मीथेन को आप मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मीथेन को मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण क्या है? प्रोड्यूसर गैस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण क्या है? तो पहला ऑप्शन है वायु तथा जल का, दूसरा है CO कामा H2 कामा N2, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है CO तथा N2 का, और चौथा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, CO तथा H2 का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, CO तथा N2 का, कार्बामाइड और नाइट्रोजन गैस का। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण बताना है आपको कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण इसमें से कौन सा होता है। तो पहला ऑप्शन है जल गैस, दूसरा लकड़ी, तीसरा बायोगैस, चौथा आपका कोयला। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कोयला जो है आपका जीवाश्म ईंधन का उदाहरण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवाश्म ईंधन निम्न में से किसका मिश्रण होता है? जो जीवाश्म ईंधन बनता है या किसका मिश्रण होता है? पहला ऑप्शन है कोयला तथा लकड़ी का, दूसरा कोयला तथा पेट्रोलियम, कोयला तथा चारकोल, चौथा ऑप्शन है LPG गैस और कोक का। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कोयला और पेट्रोलियम का। कोयला और पेट्रोलियम का होता है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों के पृथक करने के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है? तो पेट्रोलियम के लिए जो आपका परभाजी आसवन विधि यूज किया जाता है, याद रखिएगा। पेट्रोलियम को विभिन्न घटकों से पृथक अलग अलग करने के लिए परभाजी आसवन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन पेट्रोलियम तेल का घटक नहीं है? इसमें से आपको क्या बताना है? पेट्रोलियम घटक तेल का घटक नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि CNG जो है ये आपका पेट्रोलियम गैस मतलब पेट्रोलियम तेल का घटक नहीं है। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धातु, ठीक है, वह कौन सा धातु है जिसका गलनांक सबसे कम होता है, यानी कि बहुत कम होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये सही होगा, यानी कि पोटेशियम जो है इसका गलनांक बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक क्रियाशील जो तत्व है आपका Na का मतलब सोडियम, Ca मतलब कैल्शियम, और K का मतलब पोटेशियम, चौथा ऑप्शन है Mg यानी कि मैग्नीशियम। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये आपका पोटेशियम सही होगा। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? तो धातु को केरोसिन में तेल में डुबाकर रखा जाता है दो, या फिर एक पोटेशियम होता है या फिर एक सोडियम होता है। ठीक है, ये बहुत अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं और सबसे ज़्यादा आपका पोटेशियम होता है। दोनों को आपको केरोसिन तेल में रखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये जो है आपका केरोसिन तेल में आपका सोडियम रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में किस धातु के बने पात्र में अम्ल रखा जाता है, यानी कि किस धातु के बने बर्तन में आपका अम्ल रखा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तांबे के बर्तन में हमेशा धातु के बर्तन में मतलब रखा जाता है अम्ल को। ठीक है, एसिड को। अगला क्वेश्चन है आपका, पोटेशियम धातु को निम्न में रखा जाता है। इसमें से ऑप्शन नंबर जी पोटेशियम, अभी मैंने पहले बताया कि सोडियम और पोटेशियम ऐसी दो धातुएं हैं जिनको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। ठीक है, क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये वायु के संपर्क में आने से या किसी भी संपर्क में आने तुरंत क्रिया कर जाती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, केरोसिन के तेल में पोटेशियम धातु को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाती है। जो मैग्नीशियम धातु हैं यानी कि Mg और प्लस O2, ये जो आपका दोनों मिलकर क्या अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो राइट आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि Mg वो बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है?
पहला ऑप्शन है 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन राइट होगा यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। अगला क्वेश्चन है आपका परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? जैसे आपका ये तल होता है, इधर से आने वाली किरण होती है और इधर से जाने वाली किरण होती है, तो और ये बीच में क्या होता है? आपतन, मतलब वो होता है अभिलंब। ठीक है, तो इसमें पूछ रखा है कि परावर्तित किरण, ठीक है, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण होती है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, यानी कि अभिलंब और परावर्तित के बीच ये होता है आपतन कोण, ये होता है परावर्तन कोण। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा आपका आपतन कोण। ठीक है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है आपतन कोण होता है। ठीक है, आपतन कोण राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के लिए कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश के परावर्तन के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो आप लोगों ने अभी मैंने बताया आप लोगों को कि ये जो आपका आपतन कोण आई होता है और एक होता है आपतन कोण आर, तो इसका जो मान होता है आपतन कोण आई और आपतन कोण आर दोनों सदैव क्या होता है? बराबर होता है। तो इसमें से आप लोग देख लीजिए, पहला ऑप्शन एकदम राइट होगा, आपतन कोण आर बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा, आपतन कोण आर बराबर परावर्तन कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कोई भी उत्तल दर्पण है उसके सामने अगर रख दिया जाए तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए बहुत ही BBI क्वेश्चन है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम अच्छे से देख कर जाइएगा। ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, दूसरा वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, तीसरा ऑप्शन है ध्रुव व फोकस के बीच, चौथा ऑप्शन है कहीं पर भी बन सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति। इसमें प्रकृति पूछ रखा है कि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। पहला ऑप्शन है वास्तविक व सीधा, आभासी व सीधा, तीसरा ऑप्शन है आभासी व उल्टा, चौथा ऑप्शन है वास्तविक उल्टा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आभासी व सीधा बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तल लेंस के लिए कौन सा कथन सत्य है? उत्तल लेंस के लिए जो आपका ऑप्शन नंबर ये और बी दोनों सही है। ठीक है, या बीच में मोटा होता है, ठीक है, ये भी सही है, और या किनारों पर पतला होता है, ये दोनों सही है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ये और भी दोनों राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? लेंस बनाने के लिए कौन सा चीज उपयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? जल, कांच, प्लास्टिक और इनमें से सभी। तो राइट आंसर देखिए, जल का भी यूज किया जाता है, कांच का भी यूज किया जाता है और प्लास्टिक का भी यूज, और यानी कि जो राइट आंसर है इनमें से सभी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अभी मैंने बताया था उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है आभासी बनता है। तो इसमें से आपको 3 ऑप्शन दे रखा है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, आभासी, सीधा व छोटा बनता है उत्तल दर्पण द्वारा। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछली बार मिडिल ग्रुप में आया था। जो बच्चे 9th और 10th से हैं उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है इस टाइम। ठीक है, और अभी भी इसमें सारे ग्रुप्स के क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए हैं, चाहे वो सीनियर ग्रुप हो, चाहे मिडिल ग्रुप हो, चाहे जूनियर ग्रुप हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका किस दर्पण में यदि प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु रख दी जाए, यानी कि प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु रख दी जाए तो परावर्तन नहीं होता है? तो किस दर्पण में नहीं होता? पहला ऑप्शन है आपका अवतल दर्पण में, दूसरा ऑप्शन है समतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण। राइट आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण में कोई परावर्तन नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक वाले मतलब अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक, ठीक है, जिसमें देखा जाता है द्वारक वाले अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? पहला ऑप्शन है कारों की हेडलाइट में, दूसरा रेलवे इंजन में, दाढ़ी बनाने में, या इनमें से कोई नहीं में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा उसमें? अवतल दर्पण का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखता है, वह दर्पण कौन सा है? एक व्यक्ति अपना दर्पण में सीधा व बड़ा प्रतिबिंब देखता है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल दर्पण। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। अब इस बार पूछा है समतल दर्पण से, तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है आपका आभासी बनता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आभासी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने, तो वह कौन सा दर्पण होगा। यानी कि निकट रखोगे तो आपका सीधा बनेगा और दूर रखोगे तो उल्टा बनेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा, अवतल दर्पण हो सकता है। ठीक है, वह कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु द्वारा श्वेत प्रकाश की सभी रंग परावर्तित हो जाए तो वस्तु प्रतीत होती है। ठीक है, जो आपका श्वेत प्रकाश के सभी रंग होते हैं परावर्तित हो जाए, लौट जाए, तो वस्तु कैसी प्रतीत होगी, आपका श्वेत प्रतीत होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है। पहला ऑप्शन है पीला, दूसरा हरा, तीसरा आपका लाल, चौथा ऑप्शन है बैगनी। राइट आंसर क्या होगा, बैगनी। बैगनी का जो अधिकतम मतलब अपवर्तनांक होता है अधिकतम होता है कांच के लिए। ठीक है, कांच के लिए आपका अपवर्तनांक अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो किस रंग की किरण को विचलन न्यूनतम होता है, यानी कि सबसे कम होता है। प्रिज्म से किसी भी किरण को गुजारा जाता है तो उसमें किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्यामपट का काला प्रतीत होता है क्योंकि। जो श्यामपट होता है काला प्रतीत क्यों होता है, क्योंकि यह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता। ठीक है, यह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल हमेशा आप लोग याद रखिएगा निर्वात में होती है, वैक्यूम में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र भाग है, मानव नेत्र का भाग इनमें से कौन सा है। तो दृष्टिपटल ये भी है, आइरिस भी है, पुतली भी है, और ये जो तीनों ऑप्शन आपके दे रखे हैं तो ये सभी आपके मानव नेत्र से संबंधित भाग हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं। जो आइरिस में होता है उसमें छोटा छिद्र होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर पुतली। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ये है ये करेक्ट होगा, उसको हम कहते हैं पुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस। देखिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेत्र जो लेंस होता है मानव के अंदर आँख में जो लेंस होता है कैसा होता है, तो अभिसारी होता है। ठीक है, क्या होता है, अभिसारी। अब क्या किरणों को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, एक जगह पे आती है तो यानी कि अभिसारी होता है। ठीक है, यानी कि जो है इकट्ठा करने का काम करती हैं। ऐसे आपकी आँखें होती हैं और ऐसी ऐसी आती हैं, तो ये जो है आपका ये क्या हो जाता है, ये आपका अभिसारी हो जाता है। और अगर जो अब यहाँ से एक किरण है, यहाँ से अगर ऐसे ऐसे करके गुजरती हैं तो ये जो होगा अपसारी होगा। ठीक है, जैसे सूरज की किरणें जो है अपसारी होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कचाप दरो उपस्थित होता है। कचाप दरो जो है आपको बताना है कहाँ उपस्थित होता है, तो ये नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य होता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कचाप दरो। क्लास 9th और 10th वाले बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं। जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो ये आप सभी को पता होगा, अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे अंध बिंदु जो है उस बिंदु का नाम होता है अंध बिंदु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए बहुत ही बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2021 में पूछ रखा है, 2019 में भी पूछ रखा है। ठीक है, लेकिन आपका ग्रुप चेंज हो गया था, इसमें ग्रुप आपका एम में पूछ रखा था मिडिल ग्रुप में, और ये आपका ग्रुप जे में पूछ रखा था। ठीक है, और इससे पहले 2019 सीनियर ग्रुप में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट होगा, रेटिना पर। ठीक है, आँख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आपका रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन है, और मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। ये बताना है कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनता है। अभी उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण का देखे थे, अवतल दर्पण का। अब इस बार बताना है कि मानव नेत्र पर रेटिना पर जो बनता है प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। ठीक है, उल्टा होता है बट क्या होता है, सीधा दिखाई देता है।
तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। कोई भी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष दूरी है तो उसको दूर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो निकट दृष्टि है तो उसको अवतल लेंस का, उसके चश्मे में अवतल लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे अगर ट्रिक्स याद रखिएगा निकट करके, तो देखिए इसमें छोटी की मात्रा चढ़ी है तो यानी कि छोटा से स्टार्ट होगा, यानी कि अवतल लेंस हो जाएगा। और अगर दूर दृष्टि पूछता है तो दूर दृष्टि में आपका उत्तल हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, आपका अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है आपका, दूरदृष्टि दोष की स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष में आपका जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है। तो पहला ऑप्शन है रेटिना के पीछे, दूसरा रेटिना पर, तीसरा रेटिना के आगे, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं आपको, ये इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये रेटिना के पीछे बनता है दूरदृष्टि दोष में। और अगर मैं पूछूं मतलब निकट दृष्टि दोष में, तो ये निकट दृष्टि दोष में आपका रेटिना के आगे बन जाता है, पहले ही बन जाता है। ठीक है, याद रखना, रेटिना के आगे। अगर निकट दृष्टि दोष है तो आपका रेटिना के आगे बनेगा, और दूर दृष्टि है तो रेटिना के जस्ट पीछे बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। आबिंदुकता एक दोष है आंख से संबंधित, उसमें किस लेंस का उपयोग किया था, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 किलोवाट, देखिए इसमें बेसिक मैंने ऐड कर दिया है कि 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में क्या होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होता है, तो याद रखिएगा 3.6 × 10 के घाते 6, 3.6 × 10 के घाते 6 जूल होता है। ठीक है, ऐसे करके अगर वाट करके दे देता है तो ऐसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, 3.6 × 10 के घाते 6 जूल होता है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। कि किसी भी समुद्र की गहराई अगर मापना हो तो उसका उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है रडार, दूसरा सोनार, तीसरा अल्टीमीटर और चौथा ऑप्शन है वेंचुरीमीटर। तो राइट आंसर होगा इसका रडार। ठीक है, रडार जो है इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, रडार। ठीक है, इसका राइट आंसर बता दूं आपका सोनार हो जाएगा। सॉरी, ये ऑप्शन आपका गलत है, और तीनों ऑप्शन हालांकि गलत है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। ठीक है, समुद्र की गहराई को मापने के लिए आपका किस का उपयोग किया जाता है, किस उपकरण का, तो सोनार का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका डेस है, ध्वनि की प्रबलता की इकाई किसे माना जाता है। ध्वनि की प्रबलता की इकाई किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डेसिबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, डेसिबल में ध्वनि की प्रबलता की इकाई माना जाता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की प्रदूषण की इकाई क्या है। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डेसिबल। ठीक है, डेसिबल जो है इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे वैसे दे रखा है कंफ्यूजन के लिए, बट आपको वहाँ ध्यान नहीं देना। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई जो है आपका डेसिबल में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, चमगादड़ जो रात में उड़ते हैं, चमगादड़ के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती हैं। जो चमगादड़ उड़ते हैं उनमें ध्वनि जो उत्पन्न होती है कौन सी तरंगे होती हैं, कौन सी ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रासर्व तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, राइट आंसर क्या होगा, प्रासर्व तरंगे। अगला क्वेश्चन है कि बल की सीजीएस इकाई क्या है। बल का एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक दोनों आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बल की सीजीएस मात्रक जो आपका डाइन है और एसआई मात्रक आपका न्यूटन है। ठीक है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन और जो सीजीएस मात्रक है आपका डाइन है। और याद रखिएगा 1 न्यूटन बराबर, पिछली बार आपका पूछ रखा था जूनियर ग्रुप में, ठीक है 2022 या 23 में, कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है। तो याद रखिएगा 10 के घाते 5 में यानी कि 10⁵ न्यूटन होता है, मतलब डाइन होता है, सॉरी, यानी कि 10 के घाते 5 डाइन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वस्तुओं के संपर्क में आने से उत्पन्न बल कैसा होता है। तो वस्तुओं के संपर्क में आने से आपका संपर्क बल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बल का मात्रक। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, तो इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, और चौथा ऑप्शन है किलोग्राम बटे मीटर यानी कि किलोग्राम प्रति मीटर। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये राइट होगा, यानी कि किलोग्राम इंटू मीटर गुणे आपका सेंटीमीटर, मतलब सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, बल का मात्रक। ठीक है, वैसे यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दे रखा कि बल का मात्रक न्यूटन, बल, डाइन ऐसा करके, तो इसमें से आपका वैसे दे रखता है मापीय तरीके से। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, अगर ऑप्शन में आता है तो आपका क्या सही होगा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके kg इंटू मीटर
अपान में आपका सेकंड स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भूकंप की माप किस पैमाने पर की जाती है। तो भूकंप की मात्रा जो किस पैमाने पर की जाती है, तो पैमाना पूछता है तो आपका रिएक्टर पैमाना हो जाएगा। और अगर यंत्र पूछता है तो यंत्र जो है आपका सिस्मोग्राफ यंत्र से हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ यंत्र से आपका हो जाएगा। पैमाना पूछता है तो रिएक्टर, और आपका यंत्र पूछता है तो सिस्मोग्राफ यंत्र से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश गंगा का नाम दिया गया है। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है, तो ये आप सभी को पता होगा, दुग्ध मेखला मंदाकिनी के नाम से जानते हैं यानी अपनी आकाश गंगा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है, यानी कि चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट होगा, यानी कि 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये सही होगा, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी की सतह से दिखाई पड़ता है। चंद्रमा से पृथ्वी का कितना भाग दिखाई देता है, तो 41%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, 41% दिखाई देता है, यानी कि 41%। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। पहली बार, ठीक है, चंद्रमा पर कदम पहली बार किसने रखा था, तो आप सभी को पता होगा नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, और कब रखा था ये आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि वर्ष 1969 ईस्वी में रखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, जूट का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, यानी कि जूट जो है रेशा या किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, पौधे के किस भाग से। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तना से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, संश्लेषित रेशों के लिए प्रमुख स्रोत क्या है। संश्लेषित रेशों के लिए प्रमुख स्रोत क्या है, तो ये जो आपका पेट्रो रसायन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पेट्रो रसायन ये होता है इसका प्रमुख स्रोत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। कपास की खेती के लिए आपका जो काली मृदा मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, काली मृदा, यानी कि काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, रेयान का स्रोत क्या है। तो रेयान किससे बनता है, तो ये राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। रेयान जो है इसका स्रोत आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, रेयान जो रेशे हैं आपको ये एक तरीके से कह सकते हो प्राकृतिक रेशों के भी नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम रेशा किसे कहते हैं। कृत्रिम रेशा जो है आपका, कृत्रिम रेशा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रेयान को कहते हैं। वैसे वहाँ पे आपका गलत मैंने बता दिया, बट आपका रेयान का जो है ये आपका जो है लकड़ी की लुगदी, मोम, और ऑप्शन नंबर बी है पेट्रो रसायन, और ऑप्शन नंबर डी है आपका जंतु रेशा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, रेयान जो है किससे प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से पॉलीएमाइड किसे कहते हैं। पॉलीएमाइड आपको बताना है किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नायलॉन को कहते हैं, ठीक है। पॉलीएमाइड जो है आपको नायलॉन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कब उगाई जाती है। खरीफ की फसल जो है कब उगाई जाती है। देखिए मैंने हर तरीके से सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, ठीक है, कि जहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है साइंस का सब मैंने ऐड कर दिए, चाहे सीनियर ग्रुप हो, जूनियर ग्रुप हो, मिडिल, सभी के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बरसात में आपका सही हो जाएगा। खरीफ की फसल जो है आपका बरसात में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि खरीफ की फसल इनमें से कौन है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है। तो खरीफ की फसल जो बरसात में उगाई जाती है, देख लेते हैं, मूंगफली, गेहूं, मटर, और ऑप्शन नंबर डी सरसों, ठीक है। तो इसमें से आपको बता दूं पहला ऑप्शन सही होगा मूंगफली, बाकी और ये जो जितने भी हैं ये सब आपके रबी की फसल है, ठीक है, रबी की फसल है। बाकी और जो आपका मूंगफली है खरीफ की फसल है, और ये कब उगाई जाती है, तो बरसात में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, रबी की फसल किस माह के दौरान बोई जाती है। तो रबी की फसल, ठीक है, ये जो गेहूँ, सरसों, मटर, तो यानी कि अभी जो आपका चल रहा है दिसंबर, ठीक है, तो इसमें रबी की फसल बो चुकी है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, बो चुके हैं, यानी कि अक्टूबर नवंबर में आपका रबी की फसल बोई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, रबी की फसल इसमें से कौन सी है, यानी कि निम्न में से रबी की फसल है। पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा कपास, तीसरा बाजरा, चौथा आपका मक्का। तो पहले ही ऑप्शन मैंने बताया गेहूं जो है आपका रबी की फसल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, दही का निर्माण किस जीवाणु की उपस्थिति के कारण होता है। दूध से दही बनना किस जीवाणु की उपस्थिति के कारण बनता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है इसकी वजह से आपका दही से दूध बन जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपका किण्वन की खोज किसने की थी। किण्वन की खोज बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किण्वन की खोज जो है आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, लुई पास्चर ने किया था। ठीक है, किण्वन की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि मवेशियों में खुर, ठीक है, और मुंह पका रोग किसके संक्रमण के कारण होता है। देखिए जो आपके जो ऐसे जिसे कहते हैं छुट्टा, ठीक है, मवेशियों मतलब छुट्टा कह सकते हो, जो जिसको आदमी केयर ना करता हो, ऐसे जो आपके मवेशी घूमते हैं, ठीक है, गाय भैंस ऐसे करके, तो जो खुर और मुंह जो उनका पक जाता है या रोग किसके कारण होता है, तो ये जो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा, विषाणु के कारण, यानी कि वायरस के कारण उनका मुंह पक जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है। तो जो नींबू का कैंकर रोग है आपका जीवाणु के कारण होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। नींबू का कैंकर रोग जो आपका जीवाणु के कारण होता है, पहला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि पाश्चुरीकरण किया जाता है। पाश्चुरीकरण जो है आपका कितने डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है, तो पहला ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा आपका 30 डिग्री सेल्सियस पर, तीसरा ऑप्शन है आपका 70 डिग्री सेल्सियस, चौथा आपका 45 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 70 डिग्री सेल्सियस पर पाश्चुरीकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका केंद्रक की खोज किसने की थी। तो केंद्रक की खोज किसने की थी, पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा आपका रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा आपका ल्यूवेनहॉक, चौथा ऑप्शन है आपका खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और हाँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कब किस सन में की थी। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर मैं वेट करूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि आपका सन भी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है आपका केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में क्या पाया जाता है, केंद्रक में पहला ऑप्शन है केंद्रक द्रव्य, दूसरा केंद्रिका, तीसरा क्रोमैटिन पदार्थ होता है, और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ठीक है, तो केंद्रक के अंदर आपका ये सभी पाया जाता है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका का नाम। सबसे बड़ी अभी तक जो पता की गई है ज्ञात कोशिका का नाम क्या है, तो पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा मानव अंड कोशिका, और तीसरा ऑप्शन है शुतुरमुर्ग का अंडा, चौथा ऑप्शन है आपका WBC, यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, शुतुरमुर्ग के अंडे को अभी तक सबसे बड़ी कोशिका माना गया है। ठीक है, और इसमें पाई गई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सबसे छोटी कोशिका। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग बड़ी कोशिका जानते हैं, बट आपका छोटी कोशिका का नाम PPLO करके, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि PPLO। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, आप लोग गूगल करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि मुझे भी याद नहीं है PPLO का फुल फॉर्म क्या होता है, बट सीनियर ग्रुप वाले PPLO का फुल फॉर्म जरूर, मिडिल वाले और सीनियर वाले लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो राइट पहला ऑप्शन है जलवाष्प, दूसरा मीथेन, तीसरा आपका CO2, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो इसमें से नहीं आपको बताना है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑक्सीजन नहीं है, बाकी और जितने भी हैं ये आपका ग्रीन हाउस गैस में आते हैं, ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण होती है। जो अम्ल वर्षा होती है किसकी उपस्थिति के कारण होती है। ठीक है, तो सल्फर और नाइट्रोजन गैस के कारण आपका अम्ल वर्षा होता है। ठीक है, सल्फर अगर दिखाई देता है तो समझो वो वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि सल्फर और नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण आपका अम्ल वर्षा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सी गैस अम्ल वर्षा नहीं करती है। कौन सी गैस अम्ल वर्षा नहीं करती है, तो पहला ऑप्शन है आपका सल्फर, दूसरा CH4, तीसरा आपका नाइट्रोजन, और चौथा है ऑप्शन है कार्बामाइड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेथेन जो है इसकी उपस्थिति से आपका अम्ल वर्षा नहीं होता, बाकी और जितने भी हैं इनकी वजह से आपका अम्ल वर्षा होता है। अगला ऑप्शन है कि ताजमहल का संगमरमर प्रभावित हो रहा है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ताजमहल का संगमरमर किसके कारण प्रभावित हो रहा है, काला पड़ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, सल्फर, यानी सल्फर मतलब अम्लीय वर्षा के कारण आपका ये जो है प्रभावित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका सल्फर डाइऑक्साइड करके, निम्नलिखित में से प्राथमिक प्रदूषण कौन सा है। प्रदूषण कौन सा है प्राथमिक, तो राइट आंसर क्या होगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि SO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन से सन में भारत सरकार द्वारा गंगा एक्शन प्लान लागू किया गया था। कौन से सन में भारत सरकार द्वारा गंगा एक्शन लागू किया गया था, तो राइट आंसर क्या होगा 1985, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 1985 में भारत सरकार द्वारा गंगा एक्शन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सी गैसें हरित ग्रह प्रभाव के लिए मुख्य हैं, यानी कि
हरित ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाती है। तो अभी मैंने बताया था कि नाइट्रोजन और सल्फर, यानी कि सल्फर नाइट्रोजन यानी कि CO2 और NO2 हो जाएगा, ठीक है, NO2, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, CO2 पियोम NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अपवर्तनांक यानी कि अपवर्तनांक का स्नेल का सूत्र क्या होगा। अपवर्तनांक का स्नेल का सूत्र क्या होगा। देखिए प्रकाश का परावर्तन चैप्टर आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही सर्च करके ढूंढ करके एक एक क्वेश्चन को मैंने पुट आउट करके फिर लिखा है इसमें, ठीक है। तो जो आपका अपवर्तनांक यानी कि इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बताना है कौन सा सही होगा। ये जो आपका म्यू है यानी कि अपवर्तनांक साइन आर बटे साइन आई होता है, गलत है ये। जो आपका साइन आई है साइन आर, जैसे प्रकाश का परावर्तन आप पढ़ेंगे तो ये आपका एक अपवर्तन कोण आई बनता है, अपवर्तन कोण परावर्तन कोण आर बनता है, तो इसका जो मान होता है हमेशा बराबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो साइन आई बटे साइन आर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका समतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। समतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनंत होती है। ये पिछली बार 2024 या 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अनंत होती है, समतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है कांच का अपवर्तनांक क्या होता है। कांच का अपवर्तनांक क्या होता है। तो पहला ऑप्शन आपका 1.5, दूसरा ऑप्शन है 1.56 और तीसरा ऑप्शन है 1.53। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1.56 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका आँख का निकटतम बिंदु कौन सा है। आँख का निकटतम बिंदु जो है कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है 25 मीटर, दूसरा 25 सेंटीमीटर, तीसरा 25 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी 25 मिलीमीटर। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25 सेंटीमीटर। देखिए आँख का निकटतम बिंदु जो आपका 25 सेंटीमीटर होता है और आपका दूरस्थ पूछता है तो अनंत होता है, ठीक है। दूर का बिंदु अगर पूछता है तो आपका अनंत होता है, निकटतम पूछता है तो कम से कम आपका 25 सेंटीमीटर राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। अभी ये क्वेश्चन मैंने ऊपर करवाया था कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये होता है आपका आभासी, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है भूकंप मापने का यंत्र। देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था, बट वहाँ पे आपका पैमाना पूछ रखा था और यहाँ पे क्या पूछ रखा है, यंत्र। तो यंत्र आपका जब पूछता है तो आपका सिस्मोग्राफ यंत्र हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रैसदी के कारण क्या था। गैस त्रैसदी के कारण क्या था, यानी कि भोपाल से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बहुत ही फेमस आपका है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रैसदी का कारण क्या है, और क्यों किसकी वजह से हुआ था। तो ये याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से हुआ था, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था भोपाल गैस त्रैसदी। और ये कैसा था, जल प्रदूषण था, वायु प्रदूषण था या द्रव प्रदूषण था। तो राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एक प्रकार का ये वायु प्रदूषण था, ठीक है। जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है ये आपका वायु प्रदूषण से रिलेटेड है, यानी कि भोपाल गैस त्रैसदी से आपका क्वेश्चन आएगा तो छोड़िएगा मत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल में वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, सिंपल कहिए कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो आपका राइट आंसर होगा 78%, ठीक है, 78%। और अगर मैं बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04 करके 0.3 करके होता है, 0.003 होता है। और ऑक्सीजन की जो मात्रा है आपका 21% है, ठीक है, सभी को पता होगा। तो इसे पढ़ लीजिएगा, वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा कितनी है। अगला क्वेश्चन है कि सौर परिवार का केंद्र क्या है। सौर मंडल यानी कि सौर परिवार का सबसे मुख्य केंद्र क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सूर्य को मुख्य केंद्र माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या कितना होता है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, कितने किलोमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि 9.48 गुणे 10⁻15 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने किलोमीटर होता है, 9.48 गुणे 10⁻15 किलोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रथम अंतरिक्ष यात्री महिला यात्री कौन थी। प्रथम अंतरिक्ष यानी कि विश्व में पूछ रखा है कि विश्व में प्रथम अंतरिक्ष महिला यात्री कौन थी, तो इनको बता दो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वेलेंतिना तेरेस्कोवा, ठीक है, याद रखिएगा वेलेंतिना तेरेस्कोवा जो है पहली अंतरिक्ष यात्री थी। अगला क्वेश्चन है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह जो आपका बृहस्पति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। और सबसे छोटा ग्रह जो पूछता है तो आपका बुध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 6000 केल्विन। कितना होता है, 6000 केल्विन राइट होगा। देखिए बहुत ही
टफ और आसान क्वेश्चन है, दोनों मॉडरेट क्वेश्चन है, क्योंकि आसान भी नहीं है, जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए आसान है। ठीक है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतम उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? अधिकतम उपग्रह वाला ग्रह कितना कौन सा है? पहला ऑप्शन है शनि, दूसरा बृहस्पति, तीसरा आपका पृथ्वी और चौथा ऑप्शन है मंगल। तो इसमें से राइट आंसर मैं बता दूं, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आपका बृहस्पति। इसका में भी आपका याद रखिएगा 67 उपग्रह हैं। ठीक है, 67 आपके उपग्रह हैं, याद रखिएगा। बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, वैसे कंफर्म कर लीजिएगा कितने उपग्रह हैं। हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे याद है कि 67 उपग्रह हैं इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमारे सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है? हमारे सौर परिवार में अभी तक कितने ग्रह हैं? तो ये जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बहुत लोग 9 लगा करके आते हैं, बट आपका ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? बी सही होगा, 8 उपग्रह हैं। ठीक है, प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। पहला ऑप्शन है दूसरी दूरी का, समय का, तीसरा ऑप्शन वेग, चौथा ऑप्शन कार्य। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये सही होगा, दूरी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह किसे माना जाता है? तो सबसे चमकीला ग्रह ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुक्र को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका हेली पुच्छल तारा, जो आपका हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भूगोल का। ठीक है, जियोग्राफी का सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि 76 वर्ष बाद आपका दिखाई देता है। ठीक है, 76 वर्ष बाद आपका हेली पुच्छल तारा दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बैगन का लिटिल लीफ रोग किसके द्वारा होता है? बैगन में एक रोग होता है जिसका नाम है लिटिल लीफ रोग, किसके द्वारा होता है? तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि जीवाणु के कारण होता है। सॉरी, जीवाणु नहीं, माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा होता है। ठीक है, जीवाणु उसमें होता है का कैंकर रोग जो होता है, नींबू का कैंकर रोग जीवाणु के कारण होता है, बट यहाँ पे लिटिल लीफ रोग पूछा है बैगन से, तो राइट आंसर क्या होगा? माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो ये बहुत ही फेमस और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चेचक के टीके का आविष्कार जो आपका एडवर्ड जेनर के ने किया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका किसकी क्रिया से एल्कोहल सिरके में परिवर्तित हो जाता है? यानी किस में कौन सा चीज़ मिलाने पर आपका एल्कोहल जो है सिरके में परिवर्तित हो जाता है, सिरका बन जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जीवाणु के क्रिया के कारण। ठीक है, एल्कोहल जो आपका सिरके में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन संचारी रोग नहीं? देखिए, संचारी रोग असंचारी रोग आप लोग पढ़ के जाइएगा। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि संचारी रोग नहीं है। पहला ऑप्शन है कोलेरा, कालरा कह सकते हो, कैंसर, तीसरा ऑप्शन है चिकन पॉक्स यानी कि जिसे आप चिकन पॉक्स यानी कि चेचक। ठीक है, चिकन पॉक्स। अगला क्वेश्चन है मलेरिया, मतलब ऑप्शन है मलेरिया। तो राइट आंसर क्या होगा? ये जो आपका संचारी रोग नहीं है, यानी कि किसी के संपर्क में आने से ये रोग नहीं होता। तो जो कैंसर है ये नहीं होता। ठीक है, ये सब खून मतलब रक्त में पाया जाता है और मतलब ऐसे पाया जाता है, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 किलोग्राम भार कितने बराबर न्यूटन के होता है? 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं? सिंपल ऐसे कहो। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में बता दूं, 1 किलोग्राम आपका बराबर होता है 9.8 न्यूटन के। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा, 9.8 न्यूटन के। ठीक है, और न्यूटन किसका मात्रक है? आपका एसआई मात्रक है आपका बल का। ठीक है, बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन है। और सीजीएस मात्रक अगर मैं बात करूँ तो सीजीएस मात्रक आपका जो है आपका डाइन हो जाएगा। ठीक है, और एक न्यूटन बराबर आपका मैंने बताया कि 1 न्यूटन बराबर आपका 10 के घात में 5 डाइन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक सही है? इसमें से बताना है आपका कौन सा सही व्यंजक है। तो कार्य बराबर शक्ति बटे समय होता है, ये गलत है। फार्मूला आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा, समय बराबर कार्य बटे शक्ति होता है। ठीक है, यानी टी बराबर आपका डब्ल्यू अपान में आपका होता है शक्ति यानी कि पावर। ठीक है, ये होता है टी बराबर डब्ल्यू अपान पी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी दर्पण द्वारा आवर्धन समतल दर्पण द्वारा, ठीक है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन जो है आपका +1 होता है। क्या होता है? +1 होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि गोलीय दर्पण के लिए U, V और R में संबंध बताना है। ठीक है, गोलीय दर्पण में आपका इसका संबंध बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि R बराबर आपका 2UV बटे में U+V। ठीक है, R बराबर। अगला क्वेश्चन है आपका कि लेंस का सूत्र क्या है? देखिए, क्लास 10th में जो भी लोग हैं इसको पढ़ के जाइएगा, आपका फिर इसका क्वेश्चन भी लगा लीजिएगा न्यूमेरिकल का। ठीक है, फोकस से रिलेटेड और दो मतलब
प्रकाश चैप्टर आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है, याद रखिएगा। लेंस सूत्र क्या है, लेंस का सूत्र आप सभी को पता होगा, सब जगह माइनस होता है और एक बार फोकस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट होगा, यानी कि 1/b माइनस 1/u बराबर 1/m, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर आपका लेंस से सूत्र पूछ रहा है तो माइनस में रहेगा, और अगर प्लस रखा है, मतलब आपका दर्पण से पूछ रखा है तो आपका प्लस में रहेगा, यानी कि ये जो आपका ये आंसर सही होगा, ठीक है। लेकिन अगर लेंस पूछता है तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है। एक लेंस की क्षमता कितनी है, +5 डायोप्टर है, तो लेंस का मतलब कौन सा लेंस होगा, ठीक है। तो जब प्लस में आपका पूछ रखा है तो उत्तल लेंस होगा, अगर माइनस में होगा तो आपका अवतल लेंस होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ही लिया है कि एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो लेंस कैसा होगा, तो आपका जस्ट उसका उल्टा कह दीजिए, अवतल लेंस होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता क्या होती है। देखिए क्लास 10 वालों ने पढ़ा होगा कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। तो ये जो आपका लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 1/f हो जाएगा, आपका रेसिप्रोकल होता है फोकस दूरी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही होगा, 1/f जो आपका फोकस दूरी यानी कि लेंस की क्षमता के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा, 1/f जो है आपका ये सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक बताना। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो देखिए अपवर्तनांक से भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हालांकि मैंने अभी आपका कांच का करवाया, ठीक है, किसका करवाया है, कांच का और हीरे का करवाया। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 2.42 होगा, ठीक है, अपवर्तनांक। अगला क्वेश्चन है आपका, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो ये होता है प्रकाश के परिकिरण के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रकाश के परिकिरण के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखता है। ये भी आपको बताना है किसके कारण लाल दिखाई देता है। तो ये भी आपका परिकिरण के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रकाश के परिकिरण के कारण सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय लाल दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आर्मस्ट्रांग यानी कि एंगस्ट्रांग, ये एक एंगस्ट्रांग का मान क्या होता है। एक एंगस्ट्रांग का मान जो आपका होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा, 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्रतिरोध से रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल टाइप का जोड़ दिया था, ठीक है। तो इसमें पूछ रखा है कि चित्र में ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध कैसा जुटा हुआ है। तो पहला जो आपका जो ऐड है ये आपका एक समांतर श्रेणी में है, ठीक है, समांतर श्रेणी में। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जब आपका समांतर श्रेणी में तो 1/R1 + 1/R2 और मतलब 1/+1/R, यानी कि जितने भी ऐसे प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो वो एक उनका उल्टा कर देते हैं, ठीक है, यानी कि उसको रेसिप्रोकल के तरीके से लिखते हैं, ऊपर एक और बाकी प्रतिरोध को नीचे लिखते हैं, फिर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी निकालना है, तो मैं निकाल के बता रहा हूँ। इसे आपका 1/6 हो जाएगा और 1/3 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा, ठीक है। आप इनका जब लासा लोगे तो आपका आएगा एलसीएम 6, और इसको डिवाइड करोगे आपका 1 आएगा, और इसको करोगे तो आप 2, और इसको करोगे 3, ठीक है। यानी कि 3 2 3 3 2 5 और 6, यानी कि 6/6 आ जाएगा, और 6 से 6 को डिवाइड करोगे आपका 1 आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, यानी कि 1 ओम सही होगा, ठीक है। ऐसे करके आपका समांतर श्रेणी में दे देता है, तो आप लोग ऐसे आसानी से लगा लीजिएगा, ठीक है। वैसे भी प्रतिरोध से रिलेटेड आपका एक नया क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है, आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम के अनुसार कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका VI बराबर आपका V/R होता है, ठीक है, याद रखिएगा। I जो आपका एम्पियर होता है, V बराबर विभवांतर, और आपका R बराबर जो आपका रेसिस्टेंट यानी कि प्रतिरोध होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कांच की छड़ को रेशमी वस्तु से रगड़ने पर क्षण उत्पन्न होता है, यानी कि क्षण पर क्या उत्पन्न होता है। तो आपका जो है क्षण ये धनावेशित हो जाता है। पहला ऑप्शन राइट होगा, कांच की छड़ को रेशमी वस्तु से रगड़ने पर जो आपका क्षण है ये आपका धनावेशित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक कौन से। प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि Fe3O4 जो है आपका ये सही होगा, ठीक है। ये जो आपका प्रकृति में पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, अगर चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में क्या सूचना प्राप्त होती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में क्या सूचना प्राप्त होती है। तो पहला ऑप्शन है आकर्षण बल, दूसरा प्रतिकर्षण बल और तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वृत्ताकार तार की केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय लूप। इसमें आपका डायरेक्ट फार्मूला पूछ रखा है कि चुंबकीय लूप क्या होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई पूछ रखा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई जो आपका टेस्ला है, याद रखिएगा। वैसे दाब का मात्रा आपका बता दूं, पास्कल होता है, हेनरी होता है, ऐसे करके किसी दूसरे पैमाने का है। तो वैसे इसका मात्रा जो आपका चुंबकीय क्षेत्र का है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि टेस्ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है ये बताना है आपको। क्रायोलाइट जो आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, यानी कि ये एल का। ठीक है, ये एल का यानी कि एल्युमिनियम का क्रायोलाइट अयस्क है। अयस्क से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैंने ऐड कर दिया है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका जंग का सूत्र क्या है। जंग का सूत्र क्या है, तो जंग का रासायनिक सूत्र आपको बताना है यहाँ पे। Fe2O3 × X वो जो है आपका ये जंग का सूत्र होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए अभी मैं बता रहा हूँ, कमरे के ताप पर कौन सा तत्व पूछ रखा है यहाँ पे, कोई खास नहीं है, धातु या धातु नहीं पूछ रखा है। तो कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में पाई जाती है आपका मरकरी पाया जाता है। यानी कि मरकरी का अगर चिन्ह पूछ रखा है तो Hg होता है, और उसका रासायनिक नाम अगर पूछता है तो हाइड्रा एक्जाइरम होता है। ठीक है, और ये आपका जो है धातु है। ठीक है, और अधातु अगर पूछता है कि कमरे के ताप पर पाई जाने वाली द्रव अवस्था में अधातु कौन सी है, तो ये आपका होता है ब्रोमीन। ठीक है, दो ऐसी धातु और अधातु हैं जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये जो आपका मरकरी है और एक ब्रोमीन है। ब्रोमीन का प्रतीक होता है Br और आपका मरकरी का होता है Hg, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना जो आपका 24 कैरेट का होता है, याद रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल से क्रिया नहीं करती है। चाहे वो ठंडा जल हो चाहे गर्म, उसमें कोई क्रिया नहीं करता। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि Fe जो है ये क्रिया नहीं करता। अगला क्वेश्चन है आपका, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु। ये मैंने पहले ही क्वेश्चन करवाया था कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है आपका मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम नहीं, पोटेशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम की आपका ऑप्शन राइट होगा। हेमेटाइट किसका अयस्क है। हेमेटाइट आपको बताना है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है। तो हेमेटाइट जो आपका Fe का अयस्क है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है। एथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है। तो पहला ऑप्शन है 210 केल्विन, 351 केल्विन और 251 केल्विन। ऑप्शन नंबर डी 51 केल्विन। तो राइट आंसर क्या होगा, 351 केल्विन आपका एथेनॉल का क्वथनांक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेंटेन के कितने संरचनात्मक समावयव संभव हैं। पेंटेन के कितने संरचनात्मक समावयव संभव हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये यानी कि 3 समावयव संरचनात्मक संभव हैं। ठीक है, शराब होती है, यानी कि शराब का यहाँ पे सूत्र पूछ रखा है कि शराब इसमें से कौन सी है। तो शराब में सभी को पता होगा आपका OH समूह रहता है, और OH समूह के साथ साथ उसमें आपका फार्मूला याद रखना C2H5OH, जो ऑप्शन नंबर डी है ये राइट होगा। ठीक है, ऐसे शराब ना करके आपका एल्कोहल दे देता है, तो यह भी रखिए, याद रखिएगा, ये भी आपका यही आपका फार्मूला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपका है कि एथेनोइक अम्ल अणुसूत्र बताना है कि एथेनोइक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, उसका फार्मूला पूछ रखा है। तो एथेनोइक अम्ल का जो है आपका जो ऑप्शन नंबर ये है ये सही होगा, CH3COOH होगा। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा, यानी कि CH3COOH जो है आपका ये राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिरके में कार्बनिक अम्ल, यानी कि सिंपल वही है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, एथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, वैसे कार्बन का परमाणु मतलब परमाणु क्रमांक क्या होता है, कार्बन का 6 होता है। ठीक है, तो 2 4 ऐसे करके होता है, जो बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अगला क्वेश्चन है आपका CHO, यानी कि CHO जो है अपक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। जो CHO समूह है इसको हम
जो मूलक है इसको हम क्या कहते हैं, तो जो CHO समूह है आपको एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड कहते हैं। और आपका आता है COOH जो है अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, अभी मैंने करवाया था, ओइक यानी कि अम्ल जो है इसको हम कहते हैं, ठीक है। COOH जो है आपको अम्ल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार का आबंध होता है। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच जो आपका द्विआबंध होता है, यानी कि दो परमाणुओं के बीच द्विआबंध, तीन आबंधों में त्रिआबंध होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये सही होगा, यानी कि द्विआबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेंजीन का अणुसूत्र बताना है। तो बेंजीन का अणुसूत्र आपको बताना है, तो राइट आंसर क्या होगा, C6H6 होता है, ठीक है। याद रखिएगा बेंजीन ऐसे आपका बनता है, याद रखिएगा ऐसे करके बनता है। तो ये पढ़ लीजिएगा बेंजीन के बारे में। बेंजीन जो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि 6, ठीक है। C6H6 होता है बेंजीन का सूत्र। अगला क्वेश्चन है आपका कार्बन जो है, कार्बन आवर्त सारणी में किस ग्रुप का तत्व है। कार्बन जो है किस आवर्त सारणी में किस ग्रुप का तत्व है, तो ये जो आपका 4 ये, ठीक है, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन राइट होगा। पेंसिल बनाने में कार्बन की किस अपर रूप का उपयोग किया जाता है। कार्बन यानी कि पेंसिल बनाने में कार्बन की किस अपर रूप का उपयोग किया जाता है, तो पहला ऑप्शन है चारकोल, दूसरा है कोक, तीसरा ऑप्शन ग्रेफाइट, चौथा आइसोप्रीन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ग के तत्वों को उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। किस वर्ग के तत्वों को उत्कृष्ट गैसें कहते हैं, यानी कि 18 नंबर जो है ये राइट होगा, ठीक है। 18 वर्ग के तत्वों को उत्कृष्ट गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है। तो अक्रिय गैसों की संयोजकता जो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 0 होती है। अगला क्वेश्चन है आपका अष्टक नियम दिया था, ठीक है। अष्टक नियम जो लोग पढ़ते हैं उनको पता होगा कि अष्टक का नियम किसने दिया था, तो ये आपका न्यूलैंड, ठीक है। न्यूलैंड का अष्टक नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर की भी क्या सही होगा, न्यूलैंड ने दिया था अष्टक का नियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि तिर्यक सिद्धांत प्रतिपादन किया था, ठीक है। आपका तिर्यक नियम, ठीक है, तिर्यक नियम या तिर्यक सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था, तो डॉबे-राइनर ने तिर्यक नियम दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। देखिए ये पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, तो याद रखिएगा जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ कहीं ना कहीं आपके DTSC एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी है आपका फ्लोरीन, ये आपका राइट होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा ऋणात्मक तत्व है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसका आकार सबसे छोटा होता है। सबसे आकार जो आपका छोटा होता है, तो ये जो है आपका Na यानी कि सोडियम धनायन का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका सोडियम निम्नलिखित में से किस ब्लॉक का तत्व है। सोडियम को बताना है किस ब्लॉक का तत्व है, तो ऑप्शन नंबर ये यानी कि सही होगा, S ब्लॉक का तत्व है। आप लोगों ने पढ़ा होगा SPDF, ठीक है, SPDF ऐसे करके होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। तिर्यक नियम का प्रतिपादन, देखिए तिर्यक नियम अभी मैंने पहले ऊपर ही बताया था डॉबे-राइनर ने, तो डॉबे-राइनर जो आपका सही होगा, तिर्यक नियम प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव के समय तक कितने तत्व ज्ञात थे, यानी कि मेंडलीव आवर्त सारणी जो थे, ठीक है, आवर्त सारणी बनाने वाले, तो मेंडलीव के समय में कितने तत्व प्राप्त थे, जो आपका 63 तत्व केवल प्राप्त थे, ठीक है, यानी कि 63 एलिमेंट आपके फाइंड हुए थे, यानी कि सर्च हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है। निम्नलिखित में किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है, तो पहला ऑप्शन है आपका Ni यानी कि निकिल, और Li करके, ठीक है, पता नहीं है, लेकिन सी आपका है पोटेशियम, और ऑप्शन नंबर डी है आपका रुबिडियम यानी कि Rb। तो ये आपका है राइट आंसर है कि रुबिडियम का सबसे परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन में करवाए हैं आपको, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये कोई भी स्पेशल ग्रुप के लिए नहीं है, सभी ग्रुप के लिए है, और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बहुत सारे हैं, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को बस एक लाइक कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, ऐसा आसान नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।